बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। सो इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने सेल साइकिल को देख लिया था। एक बेसिकली सेल साइकिल को देखे थे, बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर भाई क्रोमोसोम नंबर का डबल देखा गया था, या फिर आपको बताया गया था कि कहाँ डुप्लीकेट होते हैं सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में एस फेज के अंदर, और भाई G1 फेज के अंदर क्या होता है कि वहाँ मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और अपने आप को सेल प्रिपेयर करती रहती है टू सिंथेसिस ऑफ डीएनए। एस फेज के अंदर डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है। ये सब कुछ मैंने आपको उसके अंदर बताया है। फिर क्रोमोसोम नंबर हमेशा सेम क्यों रहते हैं, सॉरी सेम बता रहा है, अगर एस फेज G1 फेज के अंदर अगर क्रोमोसोम N है तो G2 फेज में क्रोमोसोम नंबर आपको N ही मिलेंगे, वो दुगने नहीं होते या बढ़ते क्यों नहीं है, और ये सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो होप आपने पढ़ा होगा अच्छे से और चला होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट के अंदर, एम फेज। तो आपको पता है एम फेज द ट्रू फेज बोला जाएगा, इसको सच्ची फेज बोली गई, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में जो आपका सेल है वो डिवाइड करता है। यहाँ पे एक्चुअली में आपको देख सकते हो कि आपका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता हुआ आपको दिखेगा, उसके अंदर आपको क्रोमोसोम दिखेंगे। इस फेज़ के अंदर आपको दिखेगा कि सेल एक्चुअली में डिवाइड कर रहा है, सेल का बिल्कुल जो न्यूक्लियस है वो लॉस हो चुका है। इसके अंदर देखोगे कि भाई गोल्गी कॉम्प्लेक्स वगैरह ER कॉम्प्लेक्स है वो भी आपका थोड़े डिसअपीयर हो गए हैं, क्योंकि इस दौरान आपको पता है कि सेल को डिवाइड करना होता है। इस दौरान काइरोकाइनेसिस यानी कि डिवीज़न ऑफ सेल डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस अभी आप देखते हैं। तो चलिए हम चलते हैं लाइन टू लाइन NCERT पर और फोकस करते हैं लाइन टू लाइन, और आशा करते हैं कि आप इनको अच्छे से पढ़ रहे होंगे, इनको अच्छे से देख रहे होंगे। दिस इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। अब इसने ड्रामेटिक कहा है, क्यों कहा है, अब ये बताएंगे। सेल साइकिल इन्वॉल्विंग द मेजर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द वर्चुअल कंपोनेंट ऑफ द सेल, यानी कि इसने ड्रामेटिक पीरियड कहा है और क्या है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द वर्चुअल ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल, यानी कि एक सेल साइकिल के अंदर जो ड्रामेटिक पीरियड, यानी कि वो पीरियड आपको पता है लास्ट 1 आवर के लिए होता है। अगर 24 घंटे में सेल डिवाइड करती है तो 1 आवर के लिए ही एम फेज एग्जिस्ट करता है, और इस फेज़ के दौरान आपको पता है 4 फेजेज होते हैं, प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टिल्लो फेज। इनके बारे में बताता हूँ। प्रो मतलब पहला और टिल्लो मतलब द लास्ट। तो ये दो तो आपको क्लियर हो। भाई फेज का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। भाई डिफरेंस करते हैं ना, जैसे कि भाई मान लीजिए आपको यहाँ से स्कूल जाना है और आप स्कूल जाते हैं, आपके बस से घर से स्कूल की तरफ जो बस जाती है तो वो 4 स्टॉप पे रुकती है। लेट्स सपोज वो 4 स्टॉप पे रुकती है, पहला आपका घर हो गया एंड द फोर्थ वन इज़ योर स्कूल। सो इसके ऊपर हम देखते हैं, सॉरी गाइज, इसके ऊपर हम देखते हैं, आगे की तरफ चलते हुए हम देखते हैं कि भाई इसके ऊपर हुआ क्या क्या है। तो आपको पहला फेज पता चला, आपके घर से पहला है स्टॉप। सेकंड फेज, आपका सेकंड फेज है थर्ड स्टॉप, सेकंड स्टॉप से थर्ड स्टॉप, एंड द थर्ड फेज इज फ्रॉम द सेकंड स्टॉप टू थर्ड स्टॉप, एंड थर्ड स्टॉप टू फोर्थ इज द फोर्थ फेज, एंड द फोर्थ स्टॉप इज योर स्कूल। तो इसी प्रकार से 4 फेज के अंदर डिवाइड गए हैं। प्रो मतलब पहला शुरुआती, टिल्लो मतलब लास्ट, एना मतलब लास्ट से पहला, और मेटा मतलब बीच का सा, लगभग बीच का फेज। तो इन 4 फेज के अंदर डिवाइड किया गया है। और इसको ड्रामेटिक मैंने बताता था क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा डिवीजन होता है। आप देख सकते हो पर्टिकुलर सेल को। ड्रामेटिक मतलब आपको आगे बताएंगे कि भाई कैसे क्रोमोसोम क्रोमोसोम अलग होते हैं, अलग अलग सेल डिवाइड हो जाती है, क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, माइटोटिस स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, सेंट्रियोल की मूवमेंट शुरू हो जाती है, और ये सब कुछ आप देखेंगे इसके अंदर। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेन सेल इन द सेम, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द इक्वेशनल डिवीजन। एम फेज यानी कि आपको पता है कि यदि ये सेल 2 के अंदर जाके डिवाइड होगी, 2 सेल के अंदर, और इसके अंदर 2n क्रोमोसोम है, तो 2n क्रोमोसोम और 2n क्रोमोसोम ही आपको हमेशा मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि nn हो जाए, वो अलग फेज होगी, वो अलग कहानियाँ होंगी, उसको देखेंगे। यहाँ की इक्वेशनल यानी बराबरी किसके अंदर, DNA कंटेंट के अंदर, क्रोमोसोम नंबर के अंदर आपकी बराबर कहानी रहेंगी। तो इस वजह से इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला गया है। तो फॉर द कन्वेंस माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द 4 स्टेज। 4 स्टेज के अंदर मैंने आपको बताया कि माइटोसिस को डिवाइड किया। और न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस। इट इज़ वेरी इसेंशियली टू अंडरस्टैंड दैट द सेल डिवीजन इज प्रोग्रेसिवली प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्राउन बिटवीन द, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या है कि आप ये नहीं कह सकते कि प्रोफेज यहाँ हो गया और इसको वहाँ कर दिया और बिल्कुल एक क्लियर कट लाइन हो। ऐसा नहीं कि कहीं लकीर खींच दी, लक्ष्मण रेखा खींच दी, किसके बाद ही ये होगा। ये आपस में थोड़ा इस टाइप से होते हैं, थोड़े मीट से करते रहते हैं कि हम क्लियर कट डिवीज़न नहीं बता सकते इनके बीच में, कोई क्लियर कट ऐसे लाइन नहीं खींच सकते। ये थोड़ा सा लाइन नहीं खींच पाते, ये थोड़ा सा घुले मिले होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इनके भाई क्लियर कट डिवीज़न हम नहीं कर पाते। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर, जो नेक्स्ट की ओर
प्रोफेज के अंदर आपको बताया जाएगा कि भाई जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिजोल्व होना शुरू होगी, यहाँ पे क्रोमेटिन जो फाइबर कंडेंस शुरू होगी, या फिर आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे एस्ट्रे बनेगा, यानी कि जो आपको पता है सेंट्रियोल जो है वो सेंट्रियोल जो है मूवमेंट शुरू कर देते हैं, वो दूसरे पोल की ओर शुरू कर देता है भाई। आपको पता है सेंट्रियोल भी एक पोल से सेकंड पोल की ओर जाने लगता है। जो डुप्लीकेट सेंट्रियोल हुए थे आपके एस फेज के अंदर, वो डुप्लीकेट एक पोल से अपोजिट पोल से की तरफ जाना शुरू कर देता है। ये सब कुछ प्रोफेज के अंदर होता है। इसके अंदर आपको भाई पता चलेगा कि ER गोल्गी कॉम्प्लेक्स वगैरह हैं, ये थोड़े थोड़े डिसअपीयर हो जाते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप एट द लास्ट ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप भी कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाती है, और जो आपका क्रोमेटिन फाइबर से वो कंडेंस होकर आपको थोड़े थोड़े विजिबली होने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको प्रेजेंट हो जाए, पर आप एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट कर पाते, क्योंकि वो पूरे जो साइटोप्लाज्म के अंदर फैल जाते हैं। न्यूक्लियोलस जो आपको पता है राइबोसोम सिंथेसिस का फैक्ट्री होता है, वो भी इसके अंदर डिसअपियर हो जाती है। अब चलते हैं लाइन टू लाइन कैरियोकाइनेसिस। अब चलते हैं पहली फेज की ओर, प्रोफेज। तो प्रोफेज विच इज द फर्स्ट फेज कैरियोकाइनेसिस ऑफ द माइटोसिस फॉलो बाय द S and G2। S और G2 के बाद ये होता है, यानी कि इंटरफेज के बाद जस्ट बाद जब M फेज में बढ़ते हैं तो M फेज में पहला फेज प्रोफेज। इन द S and G2 फेज द न्यू DNA मोलिक्यूल फॉर्म आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड बट इंटरवाइंड। ये आपको पता है कि S और G2 के अंदर भाई डुप्लीकेट तो हो गई था आपका DNA, लगभग आपका DNA डुप्लीकेट हो गया था, पर आप वो आपस में उलझे हुए थे, आप देख नहीं सकते थे उनको क्लियरली कि अलग अलग है। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि ये क्या कह रहा है कि ये इनिशिएट कब होता है, जब आपको थोड़े से जो आपका क्रोमोसोम है वो ऐसे ऐसे अवेलेबल से होने लगे, कुछ ऐसे ऐसे आपको कंडेंसेशन सी दिखनी शुरू करे, कुछ ऐसी सी आपको कंडेंसेशन दिखनी शुरू हो, तो इसको शुरुआती दौर मानते हैं कि जब ये ऐसा कंडेंसेशन हुआ तो ये बोला जाता है कि ये M फेज के अंदर बढ़ गया है, पहुंच गया है, और M फेज के अंदर पहुंचने पर पहले ये प्रोफेज के अंदर है। क्रोमोसोम मटेरियल बिकम द अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। देखिए, यानी कि जो DNA ऐसे टेंगल्ड पड़ा था वो थोड़ा सा खुलकर ऐसे से आने लगेगा, अनटेंगल्ड होएगा। द एंटेंगल मतलब टेंगल मतलब होता है उलझा हुआ, और एंटेंगल मतलब बिल्कुल लीनियर टाइप, थोड़ा सा सुलझा हुआ। विच हैड द अंडरगोन द डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज, यानी कि एस फेज के अंदर अपने पता था डुप्लीकेट हुआ था इंटरफेज। नाउ बिगिन टू मूवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, सेल के अपोजिट पोल, यानी कि ये आपका इस तरफ मूवमेंट दिखाना शुरू कर देगा, कौन, सेंट्रियोल। द कंप्लीटेशन द प्रोफेज के, ये कुछ इन्होंने पॉइंट बताए हैं जिन पॉइंट के ऊपर आप बता सकते हैं कि आपका जो प्रोफेज है वो कैसी चल रही है। तो आइए इन पॉइंटों को लाइन टू लाइन समझते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप आप समझने की कोशिश करेंगे। क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस फ्रॉम कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, यानी कि पहले समझ में आया कि मटेरियल कंडेंसेशन होता है और कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बनना शुरू होते हैं। क्रोमोसोम आर सीन कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड अटैच टुगेदर विद सेंट्रोमियर, यानी कि आपको पता है दो ऐसे, और ये दोनों एक सेंट्रोमियर के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये आपको थोड़े विजिबल होने शुरू होंगे। दूसरा सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन। आपको पता है जो सेंट्रोसोम थे ये एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर हैं लगभग। तो ड्यूरिंग इंटरफेस बिगिंस मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, यानी कि एक इस तरफ जाना शुरू करेगा और एक इसी पोल पे रहेगा। इसको हम माने तो, ये सेल को माने तो ये इस तरफ मूवमेंट शुरू कर देंगे अपनी जाने की। अब समझते हैं नेक्स्ट लाइन, द इम्पोर्टेंट लाइन, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये। सॉरी, इसको पहले रब कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसको ड्रा करके दिखाता हूँ। तो अब हम चलते हैं इस लाइन के ऊपर। देखिए इसके अंदर ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल। सेंट्रोसोम मैंने बना लिया लगभग, आपको पता है परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री के ऊपर। सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल, आप देखिए इनके अंदर से माइक्रोट्यूब्यूल निकालते हैं पहले। तो जैसे ही बताएगा वैसे वैसे हम चलते चलेंगे, इससे आपको आसान नहीं होगी, यानी कि एक ही निकालने ने माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्ट्रे। अब एस्ट्रे क्या होती है, एस्ट्रे किरण, जैसे कि सूरज की किरण होती है, तो आपको किरण देख सकते हैं ना कि भाई सूरज की किरण पहुंची नहीं है पर वो आ रही है, आप वो देख सकते हैं कि भाई सूरज की किरण आ रही है पर अभी तक अर्थ के पर पहुंची नहीं। तो इसी प्रकार से मान लीजिए आपको क्रोमोसोम है, और
ये आपका काइनेटोकोर, 2 काइनेटोकोर होंगे। तो इसके पास अभी तक पहुंची नहीं है, अटैच नहीं हुई है, बट यहाँ से निकल चाहिए, तो इसको हम कहेंगे एस्ट्रे। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, माइटोटिक अपरेटस। तो कोई आपसे कल पूछे तो आप बता सकते हैं कि भाई माइक्रोट्यूब्यूल निकलेंगे किससे, सेंट्रोम सेंट्रोसोमियर से, यानी सेंट्रोसोम जो का है उससे निकलेंगे, और वो एस्ट्रे की तरह अपीयर होंगे। और द टू एस्ट्रे टूगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म द, यानी स्पिंडल फाइबर आपको पता है यहाँ से जो निकले हुए हैं स्पिंडल फाइबर बोलते हैं इनको, फॉर्म द माइटोटिक अपरेटस, यानी कि 2 एस्ट्रे, यानी कि एक ये और एक ऐसा ही निकलता हुआ, यानी कि 2 एस्ट्रे से टाइप। यहाँ पे आपको पता लगेगा एक ये एक ये, कुछ इस प्रकार से आपको मिलेंगे ये। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम क्या कहेंगे, माइटोटिक अपरेटस। होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा ये। तो प्रोफेज के अंदर जो हमने देखा, एक दो लाइनें और हैं जो नेक्स्ट पेज के ऊपर है, हम उसके ऊपर चलते हैं अब। जो नेक्स्ट लाइन है वो क्या बोल रही है, सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के एंड के ऊपर, यानी कि शुरुआती दौर था, अब एंड के ऊपर पहुंच गए। व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवलप। 4 चीजें नहीं दिखेंगी भाई, इनको बाहर निकाल के लिख लीजिए। एक तो आपका ER, एक आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एक आपका न्यूक्लियर एनवलप, यानी कि ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगी, और इसके साथ न्यूक्लियर के अंदर जो आपको न्यूक्लियस होते हैं, जो जिसके अंदर राइबोसोम सिंथेसिस होता है, RNA बहुत से उसके अमाउंट में होते हैं, तो वो आपको यहाँ दिखने बंद से हो जाएंगे या वो डिसअपीयर हो जाएंगे। तो ये हमारा प्रोफेज 1 कंप्लीट होता है। आप स्ट्रक्चर को याद रखें जो मैंने आपको बताया है कि ये जो लाइनें हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको ध्यान रखें, इनको याद रखें, या फिर इनको समझ गए हो तो द बेस्ट है। सॉरी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर। मेटाफेज, मेटाफेज जैसे मैंने मीडियम बताया, बीच का सब बताया, तो इसके अंदर जो बताएगा कि भाई क्रोमोसोम कंप्लीट विजिबल हो जाएंगे, आप एक एक क्रोमोसोम को अलग अलग पहचान पाएंगे, आप क्रोमोसोम की शेप और स्ट्रक्चर देख पाएंगे। इसके अंदर आपका एक कंसेप्ट आएगा भाई इक्विटोरियल प्लेट, यानी कि एक ऐसी प्लेट जो इक्विटोरियल, यानी कि आपको पता है इक्विटोरियल, अर्थ का इक्विटोरियल नापते हैं तो बीच का सा हो जाता है, यानी कि जिसको 2 हेमिस्फीयर में बांट सकते हैं, यानी कि बॉल ले और बॉल के बीच से बिल्कुल बीचों बीच हम एक प्लेन पास कर दें तो उसको हम इक्विटोरियल प्लेट से बोल देंगे। कि जहाँ पर एक जो आपका सेल उसको 2 भागों में बिल्कुल डिवाइड कर दे, तो उसी लगभग बीच के ऊपर क्रोमोसोम अलाइन होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम सेट होते हैं, जो कि जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल गए थे प्रोफेज 1 के दौरान, वो उसके ऊपर अलाइनमेंट हो जाते हैं और वहाँ से अब आगे का काम शुरू करते हैं, यानी कि टूटना शुरू करते हैं। तो टूटना इन द सेंस मतलब अलग अलग 2 न्यूक्लियस बनाने में हेल्प करते हैं या सेपरेट होते हैं उनके। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, ये भी देखिए कि वहाँ पे क्या हुआ था कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था, वहाँ पे हल्के हल्के, यहाँ पर शुरुआत में क्या होगा कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन। इसको हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, यानी कि न्यूक्लियस बचे ही ना, न्यूक्लियर एनवलप खत्म होगी तो न्यूक्लियस बचा ही नहीं। मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज, यानी कि सेकेंड फेज चालू हो गई आपके वहाँ से। हैंस द क्रोमोसोम आर सेपरेट थ्रू द साइटोप्लाज्म, स्प्रेड आउट हो गए पूरे पूरे क्रोमोसोम उसके अंदर। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियर कट अंडर द, यानी कि मैंने जैसे आपको बताया क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंसेशन, यानी कंप्लीट उसके अंदर कंडेंस हो गए, इसका ये है। और दिस कैन बी ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी कि उसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे अब आप देख सकते हैं, सॉरी माइक्रोस्कोप के नीचे आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर ये बताया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। दिस देन इज स्टेज एट विच मोर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजली स्टडी, जैसे मैंने मोर्फोलॉजी बताया, स्ट्रक्चर, उनकी शेप, उनका साइज, ये सब कुछ मोर्फोलॉजी के अंदर काउंट करते हैं, तो आप उसके अंदर देख सकते हैं। एट दिस स्टेज द मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड। अब आपको सिस्टर क्रोमेटिड का कंसेप्ट बताते हैं। आपने देखा कि भाई ये क्रोमोसोम बोलता हूँ मैं इसको, लेट्स सपोज ये क्रोमोसोम है, तो ये किसकी सिस्टर क्रोमेटिड इसको बोली जाते हैं क्रोमेटिड, इसको हम क्रोमेटिड बोलते हैं, इसको हम एक क्रोमेटिड बोलते हैं। अब मैं क्या करा कि मैंने इसके साथ एक और ऐसे
कर लिया। तो अब ए वाली फर्स्ट वाली सेकंड की क्या हो जाएगी, सिस्टर क्रोमेटिड, यानी कि एक दूसरे की बिल्कुल बहन है, कॉपी है, अटैच एक ही क्रोमोसोम पे है। तो एक क्रोमोसोम पे दो आप ये देख सकते हो क्रोमेटिड, तो यानी कि उनको कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। जैसे कि आपको इसके अंदर भी दिख रहा होगा कि ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये दो 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 आपको पेयर दिख रहे हैं, ये आपको सॉरी एक पेयर दिख रहा होगा, तो इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। तो इसके पास दो काइनेटोकोर हो सकते हैं, एक जो इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा, जिससे कि आपका स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होंगे और इसको अलग अलग करने में, सेपरेट करने में काम करेंगे। तो ये हो गया आपका दिस। तो आपको ये पता चला कि क्यों है दो। पहली बात तो देखो आपका, मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में समझाया था कि भाई डुप्लीकेट हो गया आपका डीएनए, बट क्रोमोसोम नंबर सेम, तो डुप्लीकेट कैसे हुआ, एक तो ये थी आपके पास, इसके साथ एक और बना ली कॉपी, बट अटैच तो अभी एक ही जगह है ना, है तो दोनों एक ही है, तो क्रोमोसोमा एक ही, उसके सिस्टर क्रोमेटिड होगी, पर है तो सिस्टर क्रोमेटिड से क्या हुआ, डीएनए आप डबल देख सकते हैं, ये डीएनए तो डबल हो गया है, बट क्रोमोसोम अब भी एक ही है, क्रोमोसोम अब भी एक ही है, जो पहले क्रोमोसोम था अब भी वही क्रोमोसोम है, बस उसकी सिस्टर क्रोमेटिड एक उसके पास क्रोमेटिड एक्स्ट्रा आ गई है जो पहले नहीं थी, इसको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। तो हर एक के पास दो सिस्टर क्रोमेटिड हो गई, एक ये एक ये एक ये एक ये, तो दो सिस्टर क्रोमेटिड हुई, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर, यानी कि दोनों बीच किसके लगे हुए हैं, सेंट्रोमियर लगा हुआ है। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर कॉल्ड द काइनेटोकोर, मैंने बता दिया, जो डिस्क से आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर, आप ध्यान से देख लीजिए, जो ये डिस्क है इसको हम क्या कहेंगे, काइनेटोकोर। ये दोनों तरफ है, एक एक और दो, तो दो काइनेटोकोर हो गई लगभग हमारे पास, आप देख भी सकते हैं इसके अंदर। दिस स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर मैंने बताया कि यहाँ पे आपको आके अटैच होंगे, ऐसे ये स्पिंडल फाइबर अटैच भी करके दिखाए हुए हैं। इस फिगर को आप अगर अच्छे से देखते हैं, नीचे वाला फिगर देख लीजिए कि स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो गई हैं, और जो अटैच नहीं हो रही हैं उनको हम एस्ट्रे बोल रहे हैं, और इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा है, माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक अपरेटस बोल रहा है। लास्ट के अंदर आपको बताया भी था, प्रोफेज के अंदर था। क्रोमोसोम दैट आर मूव इनटू द पोजीशन ऑफ द सेंटर, यानी कि लगभग सेंटर में अलाइन हो गए हैं। एंड द मेटाफेज कैरेक्टराइज बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग लाइट टू इक्वेटर, यानी कि एक इक्वेटर के ऊपर आ गए हैं। ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल एंड, यानी कि एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, तो एक सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर की तरफ है, एक सिस्टर क्रोमेटिड नीचे की तरफ है, और दोनों से खींचे हुए हैं। आप ऑब्जर्व करिए कि आपके दोनों फिंगर्स साथ में अटैच हैं, तो आपका एक हाथ दूसरे हाथ के अलग अलग है, और जो आपका हाथ है, फोर आर्म्स है, उनको आप ये आपकी उंगलियों को मानिए कि क्रोमोसोम मानिए, और आपकी उंगलियां जहाँ अटैच है उसको काइनेटोकोर मानिए, और जो आपकी आर्म्स हैं उनको आप मानिए कि ये एक तरीके से आपको स्पिंडल फाइबर का काम कर रहे हैं, जो अलग अलग खींचेंगे। इट्स सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय द काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल, दोनों मैंने बता दिया अपोजिट पोल से कनेक्टेड है, एक ऊपर से एक नीचे से तरह। प्लेन अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द फेज इज रेफर्ड टू मेटाफेज, यानी कि वो प्लेन, यानी कि एक तो ये प्लेट हो गई, तो ये प्लेट भी किसी प्लेन में एग्जिस्ट करती होगी ना भाई, ये ऊपर है नीचे है, ये किस प्लेन में एग्जिस्ट करती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो ये कौन सा प्लेन है, उस प्लेन को हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट। द प्लेन अलाइनमेंट क्रोमोसोम मेटाफेज रेफर्ड टू मेटाफेज प्लेट, ये इंपॉर्टेंट था। पहला, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, बिल्कुल हमने देख चुके हैं इसको। क्रोमोसोम आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर टू गेट अलाइन अलोंग द मेटाफेज प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर ऑफ द बोथ पोल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों के दोनों पोल को भाई, जो ये बाहर से आवाज़ जा रही है जानवर की, थोड़ी सी ये क्रिकेट की, जिसको आप क्रिकेट बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, झिंगूर हिंदी के अंदर, तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिए या इन्जॉय कीजिए। तो आई होप आपने यहाँ तक समझा होगा। तो लास्ट वाला मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ एक बार। क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग ए मेटाफेज प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर ऑफ द बोथ पोल, ये मैंने बताया। यहाँ पर आपको इसके अंदर बताया गया कि इसके, जो आपको रिपीट करता हूँ कि मेटाफेज के अंदर सबसे ज़्यादा आप मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकते हो किसी क्रोमोसोम की, तो मेटाफेज के अंदर। आप चलते हैं एनाफेज के ऊपर। देखिए एनाफेज को मैं बता देता हूँ, एनाफेज कुछ नहीं है, एनाफेज के अंदर जो ये क्रोमोसोम अलाइन हुए हैं, ये अलग अलग तरफ खींचने शुरू होंगे। अब ये
अब ये डिटैचमेंट इनकी शुरू होगी। जो सेंट्रोमियर एक था वो वहाँ से टूटेंगे और काइनेटोकोर जो स्पिंडल फाइबर से अटैच है वो अलग अलग पोल की तरफ मूवमेंट शुरू करेंगे, अलग अलग पोल की तरफ मूवमेंट शुरू करेंगे। At the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase is split simultaneously. Simultaneously खींचने शुरू होंगे। And the two daughter chromatid now referred to as the daughter chromosome. यानी कि आप ये मान लीजिए डॉटर क्रोमेटिड थी। जब ये खींचकर एक इस तरफ मैं डायग्राम बनाता हूँ, एक मिनट इसको रब कर लेते हैं। और अब एक ये इस तरफ और एक ये इस तरफ आ जाएगी, तो ये क्या होगी भाई, सिस्टर क्रोमेटिड से दो क्रोमोसोम बन गए ना, एक और दो, दो क्रोमोसोम बन गए ना। इसकी डिवीजन से डीएनए कंटेंट हाफ हो गया। डीएनए कंटेंट यहाँ पे 4C था तो यहाँ पे 2C आ चुका है। तो डीएनए कंटेंट तो कैसे हुआ, इन कंपैरिजन ऑफ द मेटाफेज ये डीएनए कंटेंट तो हाफ हो गया, क्योंकि जो एस फेज के अंदर डबल हुआ था उसको हाफ भी तो करना है ना, उसको बराबर तो करना है, तभी तो इक्वेशनल डिवीजन रहेगा। तो इसी का यहाँ यूज़ किया जाएगा। मेटाफेज साइमेटिस एंड टू डॉटर क्रोमेटिड, जो डॉटर क्रोमेटिड थे वो क्या हो जाएंगी, डॉटर क्रोमोसोम बन जाएंगी। द फर्दर डॉटर न्यूक्लियाई यानी कि डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगी, बिगिन द माइग्रेशन टुवर्ड्स द टू अपोजिट पोल, दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ चलना शुरू करेंगे। एज ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, यानी कि इक्वेटोरियल प्लेट से अलग अलग, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन directed towards the pole and hence at leading edge with the arms of the chromosome trailing behind। यानी कि कुछ इस तरह से, जब मैं किसी को खींचूँ, मान लीजिए आपको कोई पेट पकड़ के खींचे तो आपके हाथ और पैर पीछे की तरफ हो जाएंगे और आपका जो मेन जो बॉडी है वो आगे की तरफ चली जाएगी। तो कुछ इसी प्रकार से जो इनका सेंट्रोमियर है वो तो आगे की तरफ चला जाएगा और दोनों आर्म्स यानी कि जो इनकी आर्म्स बोलते हैं जहाँ पे इसको आपको क्रोमेटिड बोल रहे हैं वो पीछे की तरफ हो जाएंगे। और इसी प्रकार से उस तरफ खींचेंगे तो उस तरफ से आप खींचेंगे तो वो कुछ ये ऊपर की तरफ चला है, तो नेक्स्ट वाला जो नीचे की तरफ जा रहा होगा तो वो ऐसा हो जाएगा कुछ, क्योंकि उसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, एक ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो इसके अंदर क्या बताया गया कि भाई जब खींचते हैं तो वो आपसे क्या पूछेंगे कि क्रोमेटिड आगे होता है या उनके बीच का जो काइनेटोकोर है जिससे अटैच हैं या जिसको आप सेंट्रोमियर रेफर कर रहे हैं वो आगे होगा। तो लीडिंग हमेशा सेंट्रोमियर होता है, ये आप देख लीजिए, सेंट्रोमियर लीडिंग होता है, विच आर्म क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, पीछे होती हैं। थस द एनाफेज स्टेज सॉरी जो एनाफेज है वो पीछे तरफ होती है। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। जैसे कि यहाँ इस फोटो के अंदर आप देख लीजिए कि जो सेंट्रोमियर है तो ये पीछे की तरफ रह गई, यानी कि जो पहले ऐसे जो रेड दो अटैच थी वो ऐसे ऐसे अब दो अलग अलग हो गई हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सेपरेट आउट हो रही हैं, ये एनाफेज चल रही है। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड द क्रोमेटिड सेपरेट, बिल्कुल क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल, अपोजिट पोल तरफ चल पड़ी। टीलोफेज देखिए, अब टीलोफेज द लास्ट फेज, आपको पता है टीलो मतलब एंड, तो एनाफेज ये हो गई। और टीलोफेज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो न्यूक्लियस से बनने शुरू हो गई, यानी कि क्या हो गई, न्यूक्लियर एनवलप बननी शुरू हो जाएगी। और क्रोमोसोम आपको दिख नहीं रहे तो यानी कि क्या हो जाएंगे, जो क्रोमोसोम है वो डिसॉल्व हो जाएंगे, अब वो दोबारा से जो टेंगल फ्री हुए थे वो टेंगल्ड होने शुरू हो जाएंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज कैरियोकाइनेसिस, टीलोफेज द क्रोमोसोम दैट हैव रीचेस देयर रेस्पेक्टिव पोल डीकंडेंस, यानी कि जब पोल की तरफ पहुंच गए तो क्रोमोसोम डीकंडेंस हो गए। लूज देयर इंडिविजुअलिटी, अब वो आपस में एक इंडिविजुअल नहीं रहा बल्कि वो घुल मिल गए। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन, नहीं देख पाते, जैसे कि मैंने आपको इन फोटोज़ के अंदर दिखाया भी है। एंड द कलेक्ट द ईच टू पोल, दिस स्टेज विल रीच सोन द फॉलोइंग इवेंट, यानी कि क्या हो जाएंगे, आपको न्यूक्लियस दिखना शुरू हो, यहाँ भाई क्रोमोसोम क्लस्टर अपोजिट स्पिंडल पोल्स एट द आइडेंटिटी लॉस द डिस्क्रीट एलिमेंट, अब वो खुद एक अपने आप में एलिमेंट नहीं रहे, अब ये तो घुल गए, वो सारे मिक्सअप हो गए। न्यूक्लियर एनवलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, जो क्रोमोसोम क्लस्टर था उनके चारों तरफ क्या होगी, न्यूक्लियर एनवलप आने शुरू हो गई और टू डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्मेशन हेल्प हुई, दो डॉटर न्यूक्लियस सेल में हेल्प हो रही है। पर अब ये देखिए सेल अब भी एक ही है
और क्या हो रहा है, फर्रो बनने लगी, यानी कि इनर की तरफ एक कटाव शुरू होने लग गया। ये साइटोकाइनेसिस जब इसके अंदर पढ़ेंगे अभी तक जो कैरियोकाइनेसिस था उसी का ही मैंने अभी तक डिस्कस किया है। न्यूक्लियोलस यानी कि जो वहाँ पे वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स या रिफॉर्म, यानी कि वो दोबारा से बनने शुरू हो गए। तो टेलोफेज के अंदर मैंने आपको बताया और एनाफेज मैंने आपको बताया अच्छे से। आई होप आपने पढ़ा होगा, आपने ध्यान भी दिया होगा, तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब बताता हूँ मैं साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस दो टाइप की होती हैं। अब दो टाइप की क्यों होती हैं ये भी बता देते हैं कि भाई देखिए, आपको ये तो पता चल गया कि भाई सेंट्रियोल एनिमल के तो पास हैं, पर प्लांट के पास तो सेंट्रियोल नहीं है ना। प्लांट के पास सेंट्रियोल नहीं है, तो दो न्यूक्लियस सेपरेट आउट कैसे होंगे? दो न्यूक्लियस सेपरेट आउट भी तो कैसे होंगे? जब मैं कह रहा हूँ कि सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल के पास है, प्लांट सेल के पास तो है ही नहीं, तो वहाँ पर भी तो क्रोमोसोम बने होंगे, वहाँ पे भी आपने क्रोमोसोम देखे होंगे, तो वहाँ पर कैसे क्या फंक्शन हो रहा है और जो हो रहा है वो आपको हायर में पढ़ाया जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा, हाई क्लासेज में ज़रूर आपको पढ़ाया जाएगा इस चीज़ को। अगर आप बीएससी या एमएससी करते हैं बॉटनी की तरफ से, तो वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा। और साइटोकाइनेसिस दो टाइप की होती हैं, यानी कि एनिमल की अलग होती है और प्लांट के अंदर। अब क्यों होती है ये बताता हूँ। एनिमल के पास आपको पता है सेल वॉल तो होती नहीं, तो बाहर को रिजिड स्ट्रक्चर है नहीं, तो क्या करें कि एनिमल सेल में तो बाहर स्ट्रक्चर नहीं है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्ड मूवमेंट शुरू कर दी, इनवर्ड मूवमेंट शुरू करी और ऐसे बीच से अंदर घुसकर एक दूसरे को जोड़ लेंगी और दो सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी सिंपली। इसका रिजल्ट ये हो जाएगा। पर एनिमल सेल के अंदर तो ऐसा नहीं है भाई, जो बाहर सेल वॉल है वो तो बनने से रही, क्योंकि वो तो डेड है। भाई प्राइमरी तो लिविंग होती है, उसके बाद तो डेड हो जाती है, वो मैंने आपको पढ़ाया है। प्राइमरी इज लिविंग एंड वेयर द सेकेंडरी एंड टर्शियरी आर द डेड। तो ऐसे तो टूटेगा नहीं बाहर से कुछ, क्योंकि डेड है और टफ भी है। तो होगा क्या, उसके अंदर क्या होता है कि आप ये मानिए कि जो आपका सेल है, ये आपका सेल मान लीजिए, ये आपकी बाहर की सेल वॉल मान लीजिए, इसकी बाहर एक और सेल वॉल है। तो इसके अंदर क्या होता है कि बीच से इस तरफ मूवमेंट शुरू होती है, यानी कि बीच से सेंटर से आउटवर्ड बाहर की तरफ मूवमेंट शुरू होगी और दो सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये प्लांट के अंदर होता है, जबकि आउटवर्ड से इनर की तरफ एनिमल के अंदर। अब यही इसके अंदर माइटोसिस एनकम्प्लिश नॉट ओनली द सेग्रीगेशन और डुप्लीकेट ऑफ क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस जिसको हम बोलते हैं, उससे ही नहीं, बट द इट सेल्फ डिवाइड इंटू टू डॉटर सेल, यानी कि दो सेल भी तो बनने चाहिए, सेपरेट ऑफ द साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का सेपरेशन साइटोकाइनेसिस, एट द एंड विच द सेल डिवीजन गेट कंप्लीटेड, जहाँ पे सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा इन एनिमल सेल। दिस इज अचीव बाय द अपीयरेंस ऑफ फर्रो। फर्रो मैंने बताया कि एक झलक जहाँ से वो इनसाइड की तरफ मूवमेंट, इसको हम फर्रो कहते हैं भाई, इसको। तो जहाँ पे मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फर्रो बने, ग्रेजुअली अल्टीमेटली जॉइन द सेंटर डिवाइडिंग, अल्टीमेटली दोनों सेंटर को साइटोप्लाज्म इनटू द टू, और दो में टूट जाएगा। प्लांट सेल हाउएवर एनक्लोज बाय द रिलेटिवली इन एक्सटेंसिबिलिटी सेल वॉल, क्योंकि उसके पास सेल वॉल है, वो ऐसे टफ रिजिड है, तो उसके पास तो ऐसे फर्रो बनेगी नहीं। देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, उनके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म इन प्लांट सेल वॉल। फॉर्मेशन स्टार्ट एट द सेंटर ऑफ द सेल, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटर शुरू होगा, आउटवर्ड मूवमेंट होगी, बाहर की तरफ बनेगी, लेटरल वॉल बनेगी, एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वॉल, न्यू सेल वॉल, तो यहाँ से बनने शुरू होगी और एक नई सेल वॉल, आपको पता है ऐसे एक सेल वॉल बन जाएगी। एंड फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल प्रीकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट, तो इसके अंदर क्या बनेगी, सेल प्लेट, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट। प्रेजेंट द मिडल लेमिना, यानी कि ये जो सेल प्लेट होगी इसका रिप्रेजेंट करेगी मिडल लेमिना। आपको पता है मिडल लेमिना क्या है, जो कनेक्ट करता है दो सेल को, उसी को तो हम मिडल लेमिना कह रहे थे। किसका बना हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मिडल लेमिना इज मेड अप ऑफ विच थिंग। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मिडल लेमिना के अंदर CaCO3 हाईली अमाउंट में होता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, बाकी का आप कमेंट सेक्शन में बताइए। द वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल एट दिस टाइम साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जहाँ आपको पता है ये माइटोकॉन्ड्रिया उसने भी भाई बाइनरी फ्यूजन कर लिया होगा, या साइटो आपका जो अदर ऑर्गेनली है उन्होंने बाइनरी फ्यूजन किया होगा, जो ऑटोनोमस ऑर्गेनली जिनको हम बोलते हैं, तो उन्होंने कर लिया होगा, तो वो भी अब डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग में हाफ ऑफ हो जाती हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट की है,
ये कहता है कि कुछ सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, सम कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलो बाय द साइटोकाइन, कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, पर उसके बाद क्या नहीं हुआ, साइटोप्लाज्म नहीं हुआ। रिजल्ट विच मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, आपको पता है कि सेल तो एक रह जाएगी और इसमें न्यूक्लियस बहुत से हो जाएंगे क्योंकि न्यूक्लियस को डिवाइड करके, बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सिनसिथियम, और इसको हम क्या कहते हैं, सिनसिथियम कंडीशन। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, सिनसिथियम कंडीशन। ये इसका एग्जांपल इसको बोलते से बड़ा लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, कोकोनट का जो आपको PEN होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म, जिसको लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो वो जो होता है तो उसको हम सिनसिथियम कंडीशन में होता है, यानी कि एक सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो होप आपको पूरा का पूरा एम फेज ऑफ माइटोसिस समझ में आया होगा। आपको इक्वेशनल डिवीजन भी पता चला होगा कि इक्वेशनल डिवीजन कैसे होता है। एम फेज के अंदर क्रोमोसोम टूटते हैं और अलग अलग क्रोमोसोम होने के बाद अलग अलग 2C 4C कंटेंट 2C में दोबारा डिलीवर हो जाता है। इसकी सिग्निफिकेंस और देख लेते हैं भाई क्यों ज़रूरी है। यहाँ से भी आपका प्रश्न आ सकता है, तो हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, जहाँ से क्वेश्चन आएगा उस लाइन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन यूजुअली रिजल्टेड टू द डिप्लॉयड सेल ओनली, यानी कि कैसी सेल होती हैं जो डिप्लॉयड है, वो डिप्लॉयड बनी रहती हैं। इन सम लोअर प्लांट सम सोशल इंसेक्ट हैप्लॉयड सेल ऑल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस, यानी कि जिनके अंदर N2N कंडीशन, जैसे कि हनी बी का हमने एग्जांपल देखा था, जो मेल हनी बी है उसके पास भाई N सेल ही है। अब N सेल तो N सेल ही बनाएगी ना भाई, तो उसके अंदर हैप्लॉयड टू हैप्लॉयड चल रहा है। It is very essential to understand the significance of this division in the life of an organism. ये कोई खास बातें नहीं है कि आपको पता है भाई ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है, स्किन की सेल है, वो जो रिपेयर बार बार हो रही है वो माइटोसिस की वजह से हो रही है। क्योंकि हमेशा आपको पता है कि एक स्किन सेल के अंदर 2N नंबर क्रोमोसोम है, तो अगले के अंदर भी 2N ही होने चाहिए। सम एग्जाम्पल वी हैव स्टडी द हैप्लॉयड और डिप्लॉयड इंसेक्ट, जैसे हनी बी मैंने एग्जाम्पल बता दिया आपको, जो मेल हनी बी है वो N का है और फीमेल हनी बी 2N की, क्योंकि फीमेल हनी बी के पिताजी होते हैं जबकि मेल हनी बी के पिताजी नहीं होते, वो सिंगल एग से ही फॉर्मुलेट हो जाते हैं। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। ये आपको बताया जाता है कि जो डॉटर सेल हैं उनके पास सेम बिल्कुल एग्जैक्ट जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, जो पहले के पास थे वही डॉटर के पास हैं। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू माइटोसिस, माइटोसिस की वजह से हमारे सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अब ये देखें N/C रेशियो का बात कर रहे हैं, इसको समझते हैं N/C रेशियो को अच्छे से। N/C न्यूक्लियर बाई साइटोप्लाज्म रेशियो, आप इसको H नहीं N कंसिडर कीजिए। N/C रेशियो तो यानी कि ये होता है कि भाई आपका न्यूक्लियस कितना है और साइटोप्लाज्म कितना है, तो आप न्यूक्लियस को ऊपर रखते हैं और साइटोप्लाज्म नीचे, तो आपको पता चलता है कि N/C रेशियो। तो इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। जिनके अंदर ये हाई होता है वो हाईली एक्टिव बोली जाती हैं, मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव, जिनके अंदर कम होता है वो मेटाबॉलिकली लो एक्टिव बोली जाती हैं। Therefore become the essential for the cell to divide and restore the न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, इसको मेंटेन करना पड़ता है। ए वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इन द सेल रिपेयर, यानी कि आप वाउंड हो गया, घाव हो गया, उसको जगह भरना है तो उसके अंदर भी ये सब ज़्यादा हेल्प करता है। सेल ऑफ अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, यानी कि जब मैंने आपको स्किन बताया, सेल लाइनिंग ऑफ द गट, गट की कोई आपकी यानी कि जो पेट है आपका, जो भोजन जहाँ से चलता है वहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ सेल डैमेज हो गई, कुछ सेल टूट गई, तो उनको रिपेयर करने, ब्लड सेल जो कि हमेशा बार बार बनती रहती हैं। माइटोटिक डिवीजन इज द मेरिस्मेटिक टिश्यू, यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर भी माइटोटिक डिवीजन चलता रहता है। इससे एक सेल बन गया, फिर 2 सेल बनी, एक सेल वापस ये अटेन कर लेगा एक फंक्शन, इससे फिर यही सेल आ जाएगा एक फंक्शन, इससे फिर यही सेल बन जाएगा फिर फंक्शन। तो यानी कि एक सेल आपका कांस्टेंट चलता है जबकि दूसरा सेल फंक्शन गेन करता चला जाता है। तो इसको ये ऐसा काम होता है आपका लेटरल कैम्बियम के अंदर, एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम के अंदर। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ जो आपसे प्रश्न पूछेगा। इट कंटिन्यूसली ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू द देयर लाइफ, इससे जो आपको पता है कि पीछे प्रश्न पूछा था कि प्लांट की पूरी लाइफ में माइटोसिस चलता रहता है, हाँ भाई माइटोसिस चलता रहता है और वो ग्रोथ भी करता रहता है। इसका आंसर भी यहाँ लिखा है इन्होंने खुद, आप देख सकते हैं, कंटिन्यू ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी लाइफ के दौरान उनकी ग्रोथ चलती रहती है।
तो जो लास्ट वाला पर्सन था, जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन था जिन्होंने पूछा, तो उसका आंसर भी यहाँ मेंशन है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।